गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट वीक मॉर्निंग मैम। लास्ट जो लेक्चर हम लोगों ने वाइंड अप किया था लास्ट वीक, उसमें हम लोगों ने एमएम हाइपोथेसिस की स्टार्टिंग की थी, बट वो वहीं पे रोक दिया था। तो आज फिर से एक बार एमएम हाइपोथेसिस से करके यही एक हमारी थ्योरी बाकी है, और आज जो 2 लेक्चर मिलेंगे उसमें कंबाइन पढ़ा के ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कितने दिन के लेक्चर मिलेंगे अब। ठीक है, तो इस वजह से जल्द से जल्द खत्म करें, जिससे जो भी जेन्युइन रिवीजन हो न्यूमेरिकल टॉपिक्स का वो स्टार्ट करा सके। ठीक, तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था, 2 टाइप की अप्रोचेस पढ़ी थी। ट्रेडिशनल अप्रोच में ही 2 पढ़ी थी, जो थी नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। दोनों के कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट थे, और वो कुछ पार्ट पर कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर उन्हें क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। और उनको ये क्रिटिसिज्म के बाद ही जो थ्योरी नेक्स्ट नई मॉडर्न थ्योरी जनरेट हुई, वो थी हमारी एमएम अप्रोच या मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच, जिसे हम लोगों ने एमएम थ्योरी या एमएम हाइपोथेसिस कुछ भी कह सकते हैं। हाइपोथेसिस इसलिए थी क्योंकि कहा गया, क्योंकि जो ऑलरेडी 2 अवेलेबल थ्योरीज थी, अप्रोचेस थी, उनको कुछ पार्ट तक क्रिटिसिज्म करने के लिए जो मिलर और मोदी गिलियानी थे, मींस एरन एच मिलर और फ्रैंको मोदी गिलियानी, इन लोगों ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी। इस वजह से इन्हें एमएम हाइपोथेसिस भी कहा गया। और ये हाइपोथेसिस क्या कहती थी कि जो भी इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो भी टैक्सेस थे, ठीक है, उनका उनका कैपिटल फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर पर क्या था, एज सच कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा, और वो इन मतलब रिमेन्स, जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म या कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म रिमेन्स अनचेंज while affect the ड्यूरिंग, या किसी भी टाइप के कोई भी किसी भी टैक्स को इंट्रोड्यूस करने से भी, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, ठीक है, या अदर टाइप के जो भी टैक्सेस हो, उनको इंक्लूड करने का से भी जो भी फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी या फर्म का जो भी मार्केट वैल्यू थी, वो रिमेन अनचेंज। ठीक है, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी था कि जो भी अगर कोई टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं फर्म पे, तो उसको इस तरीके से भी रिमूव किया जा सकता था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो फर्म की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर टैक्सेस आ रहे हैं तो फर्म का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से इन सब चेंजेस की वजह से ये हुआ कि जो देखा जाए तो एज सच कोई बड़े चेंजेस नहीं थे एमएम हाइपोथेसिस में, ये कहीं ना कहीं सिमिलर भी थी एनआई या एनओआई अप्रोचेस से। ठीक है, अगर टैक्सेस को इग्नोर कर दिया जाए तो, क्यों, क्योंकि बाकी सब चीजें लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म मींस किस टाइप का डेट इक्विटी या टोटल डेट या टोटल इक्विटी, सॉरी, जो भी टाइप की फॉर्म है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स के पार्ट पे इग्नोर किया जाए, तो ये जो हमारी एमएम हाइपोथेसिस थी, ये एनआई या एनओआई अप्रोच से काफी हद तक सिमिलर या आइडेंटिकल भी थी। एमएम थ्योरी की जो थी या एमएम हाइपोथेसिस थी, इसके कुछ बेसिक अजम्पशंस भी है, शायद लास्ट वीक एक्सप्लेन किया था, बट आज कंटिन्यूएशन में खत्म करेंगे, इस वजह से फिर से एक बार बता रहे हैं। सबसे पहला ये था एजम्पशन की एमएम हाइपोथेसिस ने इस बेसिस पर अपनी हाइपोथेसिस दी कि जो भी फर्म है या जो भी कैपिटल मार्केट है, वो इट विल बी अज्यूम टू बी परफेक्ट, वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ठीक है, मींस इसमें जो इन्वेस्टर है वो कितने भी किसी भी टाइप के अमाउंट को बोरो कर सकते हैं या लेंड कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आप इतने ही अमाउंट का आप लोन ले सकते हैं, इतने ही की अमाउंट की आप बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होगा, वेदर इट विल बी बिग अमाउंट और स्मॉल अमाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट हो। सेकेंड एजम्पशन ये था कि जो भी इन्वेस्टर्स थे वो फ्री थे, उनके ऊपर किसी तरीके की कोई बंदिशें या बाउंडेशन नहीं थी कि वो सिक्योरिटीज को बाय नहीं कर सकते या एक डेफिनेट अमाउंट तक ही बाय कर सकते या सेल कर सकते। इस टाइप की कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, इन्वेस्टर्स फुल्ली फ्री टू बाय एंड सेल देयर सिक्योरिटी। और वो साथ ही साथ इस फ्री होने के साथ ही साथ अवेयर्ड भी थे कि जो भी उनकी सिक्योरिटीज से रिस्क और रिटर्न अटैच थे। ये बात तुम लोग को बहुत टाइम से बता रहे हैं कि जितना ज्यादा हम रिस्क लेंगे, रिटर्न के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। अगर रिस्क के डर से हम रिटर्न
कि हमें ज्यादा रिस्क हो सकता है, उस केस में हमें फिर रिटर्न भी कहीं ना कहीं हमारा इफेक्ट होगा। ठीक है। अब ये ऐसे ही समझ सकते हो, तुमने अगर ज्यादा पैसा लगाया, तुम्हें पता है रिस्क होगा, तुम्हारा पैसा लॉस में भी आ सकता है, बट कहीं ना कहीं तुम ये होप लगाते हुए चल रहे हो कि इन केस अगर रिस्क कम हुआ तो उस केस में तुम्हारा रिटर्न भी तो जस्ट डबल या ट्रिपल हो सकता है या 4 टाइम्स हो सकता है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए ही कि अगर इन्वेस्टर फ्री है कि वो सिक्योरिटीज को खरीद या बेच सकते हैं, तो साथ ही साथ जो भी उनके सिक्योरिटीज में रिस्क या रिटर्न इन्वॉल्व है, ठीक है, वो उससे भी फुली अवेयर थे, जिसको उन्होंने ये ऐसा वो एज्यूम करके चल रहे थे, इफ इन केस any risk will be generate, then they it will be fully divisible among all the securities। मीन्स अगर किसी भी टाइप का कोई भी रिस्क जनरेट होता है तो वो उसी जो भी सिक्योरिटीज जितनी भी हैं उन सबके बीच ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको ऐसे लेकर चलो, सपोज 6 लोगों का कोई ग्रुप है, ठीक है, 6 7 10 लोगों का कोई ग्रुप है, ठीक है, वो किसी टास्क या किसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो अब वो प्रोजेक्ट उन्हें इस तरीके से कुछ शुरू करना है, जो 10 लोगों का ग्रुप है उसमें से एक एक ने अपने अपने पास से ही फंडिंग की है प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। अब अगर वो ज्यादा रिस्क को मतलब रिस्क को बियर करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो वो उसमें केस में क्या करेंगे, कहेंगे हम और इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है हमारा फायदा ही हो जाए। रिस्क अगर ज्यादा है तो ये भी तो साथ में पैरेलल एक डिसीजन चल रहा है कि रिटर्न भी हमारे ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो इस चीज के चलते अगर ऐसे देखा जाए तो डिसीजन हमारे लिए काफी सक्सेसफुल रहेगा कि ज्यादा रिस्क दैट मीन्स ज्यादा रिटर्न, ठीक है। ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो रिस्क और रिटर्न है उस पर तो ध्यान रखते ही हैं, साथ ही साथ उसको खरीदने के लिए वो ज्यादा ओवर थिंकिंग प्रोसेस को नहीं अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, देयर इज नो ब्रोकरेज और अदर चार्जेस। लाइक इसमें क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं वो हम खुद से ही करते हैं, हमारे सामने हमारी फॉर्म की ऑल ओवर सारी सिचुएशंस है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी अच्छा जो भी जो कुछ भी है सब हमारे सामने ही है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स फर्म पे किसी भी टाइप की कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट अप्लीकेबल नहीं होगी। मीन्स वो जो भी सिक्योरिटीज बाई या सेल कर रहे हैं उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, इन केस अगर मान लो वो खुद से नहीं कर रहे हैं, वो किसी ब्रोकर या मीडियोकर के थ्रू करा रहे हैं, तो ऐसे केस में जो भी इन्वेस्टर है उन्हें या जो भी फर्म है उन्हें किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस या कोई हैंडलिंग कॉस्ट इस टाइप की कोई भी चार्जेस बियर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि debt is less expensive than equity, increase in debt level will cause to increase the cost of debt, ठीक है। the uh, increased debt will increase the financial risk of the firm and expectations of the equity holders will be more, thus the average cost of capital will remain constant for all levels of leverage। इस फर्म के नेक्स्ट assumptions के अकॉर्डिंग क्या था, जो डेट है वो हमारा लेस एक्सपेंसिव है, किससे, इन कंपैरिजन टू इक्विटी। ऐसा कैसे है, ऐसा इसलिए है कि अगर हम डेट के लेवल को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ डेट भी तो हमारी इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो आज तक तुम्हारी कॉस्ट ऑफ डेट चल रही थी सपोज 15%, तुमने अपने डेट के लेवल को इंक्रीज किया, मींस आज तक तुम एक डेफिनेट पॉइंट तक डेट को ले रहे थे, ठीक है, डिवेंचर ले रहे थे, अब तुमने क्या किया, तुमने उसे कुछ पॉइंट क्या किया, इंक्रीज कर दिया। ऐसे केस में क्या होगा, जितना डेट का लेवल बढ़ेगा उसी ही रेशियो में कॉस्ट ऑफ डेट भी इंक्रीज करेगी। ऐसे केस में क्या होगा, अगर डेट इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा, रिस्क भी तो साथ ही साथ बढ़ेगा, ठीक है। और फर्म की एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स द इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी मोर, की वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न क्या कर सकते हैं, फर्म को वापस जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब जो भी थे ये सब सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस पर बेस्ड थी या हाइपोथेसिस, अभी रियलिस्टिक इसमें कुछ भी अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और क्या था, देयर इज नो बेनिफिट टू डेट
facing, there is no benefit to debt financing other than reduction in corporate income taxes due to tax shield of interest payments of debt. क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जो भी हमारी कोई भी क्या बोल सकते हैं, किसी भी टाइप की फिनेंसिंग में, ठीक है, किसी भी टाइप की फिनेंसिंग में फर्म को किसी टाइप का कोई भी ऑपरेटिव वर्क या कोई भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या है नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर सिर्फ और सिर्फ हम डेट पर ध्यान दें, अगर सिर्फ उसके रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो बहुत जल्द से जल्द मीट आउट हो सकता है। ऐसा ही तो होगा, मीट आउट ही तो होगा भाई। खुद ही से सोचो, डेट अगर इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं उससे जो कॉस्ट ऑफ डेट जनरेटेड है या उससे अटैच्ड है वो भी तो बढ़ रही है। पिछले पॉइंट में हमने यही तो पढ़ा है, यहाँ भी यही है कि डेट फिनेंसिंग से मीन्स कैसे बोलूं, अगर हम डेट के फिनेंसिंग मीन्स ज्यादा लोन ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, कोई भी एसेट ज्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? इससे पहले हम लोगों ने क्या कहा था, जब हम डेट के लेवल को बढ़ाएंगे, एकदम से उठा के अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे, लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट करते हैं, तब हमारा क्या होता है, जो ये कॉस्ट ऑफ डेट होती है ये भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करती है। इसका ये मतलब कि जो भी डेट की फाइनेंसिंग है उससे ये नहीं कि हमसे हमारी फर्म सिर्फ और सिर्फ लॉस में जा रही है, हमारी फर्म के पास प्रॉफिट भी है, ठीक है। अब कैसे है प्रॉफिट, अब इस पर देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि कोई भी ज्यादा फायदा नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर सिक्योरिटीज डेट फिनेंसिंग में। अच्छा एक चीज और याद रखो, अगर हम बार बार डेट फिनेंसिंग बोल रहे हैं तो डेट फिनेंसिंग का मतलब फाइनेंस से नहीं होता है, रिडक्शन से होता है, ठीक है। कि अगर हम डेट को फिनेंस भी कर रहे हैं बट क्या रिड्यूस कर रहे हैं, जितने भी हमारे टाइप ऑफ टैक्सेस लगे हुए थे या इम्प्लीमेंट होने थे उनको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, क्यों कम कर रहे हैं, जिससे जो भी हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है वो हम टैक्स शील्ड की हेल्प से काफी अच्छे तरीके से कर सकती है। अब ऐसे में खुद ही सोचो, जब हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं होंगे तो उस केस में कहीं ना कहीं हमारी फर्म को प्रॉफिट ही होगा। किस टाइप से प्रॉफिट होगा, टैक्स कम होंगे, दैट मीन फर्म डायरेक्ट अपने जो भी काम करना चाहती है उसको वो बिना किसी बाउंडेशंस के कंप्लीट कर सकती है। कैसे कर सकती है, क्योंकि अदर टाइप के टैक्सेस भी कम हुए हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, एक टर्म इसमें तुम लोग देख रहे हो कि टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है डेट का वो क्या हो जाए, सबमिट हो जाए। इंटरेस्ट पेमेंट हाँ वो जल्द से जल्द क्या हो, ज्यादा से ज्यादा सबमिट किया, इन द सेंस कि फर्म को के पास ज्यादा से ज्यादा हो, वो ज्यादा से ज्यादा डेट को के अमाउंट को अचीव कर सके, ठीक है। बेसिकली जो ये टैक्स शील्ड आया है इसका मतलब क्या होता है, ये इनकम टैक्स में रिड्यूस करने की एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि जो भी अलाउएबल क्या कह सकते हैं डिडक्शन होगी, ठीक है, हमारी किससे, टैक्सेबल इनकम से, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा हमारी टैक्सेस को कम करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसे हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट ए टैक्स शील्ड इज द रिडक्शन इन इनकम टैक्सेस, ठीक है। अब जो भी इनकम टैक्स में हमारा रिडक्शन हुआ है वो किस तरीके, इस रिडक्शन से हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, जो भी हमें डिडक्शंस अलाउड होंगी, ठीक है। इस टैक्स शील्ड को इंट्रोड्यूस करने से हमारा इनकम टैक्स तो कम हुआ है, उससे क्या हुआ, हमें कुछ डिडक्शन भी अलाउड की गई जो कि हमारे इनकम टैक्स जो भी हम बेसिक से ऐसे समझो ये एक टाइप की डिस्काउंट होती है, ठीक है। जो हमारे जो भी वेरियस अदर टैक्सेस हमें पे करने होते हैं उसके अमाउंट को कहीं ना कहीं कुछ परसेंट की डिस्काउंट हमें अलाउ करा के ओवरऑल अमाउंट को कम करती है, ठीक है। सिर्फ इसी ही के इंट्रोड्यूस होने से, इसी टैक्स शील्ड के जो हमारा डेट का इंटरेस्ट पेमेंट हम करते हैं वो भी हमारा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट्स आर इक्वल बिटवीन बोरोइंग एंड लेंडिंग फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। एक ये भी अजम्पशन था, जो भी इंटरेस्ट रेट्स थे
किसके, जो भी बोरोइंग फर्म थी या लेंडिंग फर्म थी, वो दोनों केस में इक्वल ही थे, फर्म के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी। नेक्स्ट क्या है, द कैपिटल मार्केट्स आर एफिशिएंट, द इंफॉर्मेशन इज कॉस्टलेस एंड readily available to all investors। ये क्या नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कैपिटल मार्केट है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था ऊपर के पॉइंट्स में, लाइक द कैपिटल मार्केट इज एज्यूम्ड टू बी परफेक्ट। ऊपर हमने पढ़ा था कैपिटल मार्केट क्या है, परफेक्ट है। दैट मीन्स एक तरीके से कैपिटल मार्केट हमारी एफिशिएंट भी है, ठीक। इससे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसकी कॉस्टिंग बहुत ही लेस होगी, मींस जो कॉस्ट ऑफ डेट होगी वो हमारी काफी कम होगी, और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी हमें हमारे इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग या इन्वेस्टर्स को जो भी उनके इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिगार्डिंग, वो क्या होंगे, रेडिली अवेलेबल, जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आसानी से इन्वेस्टर्स तक इजिली अवेलेबल हो सकेंगी, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट है, दैट मीन्स किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा, या अगर कोई टैक्स है भी उसको भी हम इग्नोर करके अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। सेम वही नेक्स्ट पॉइंट भी है हमारा कि देयर आर नो पर्सनल टैक्सेस एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इन्वेस्टर्स आर ओनली प्राइस टेकर्स। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस ले रहे हैं, ठीक है, मींस प्रॉफिट ले रहे हैं किससे, फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट्स ओनली। किसी भी इंडिविजुअल को सिक्योरिटी के प्राइस से, उनकी जो भी सिक्योरिटी के प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं कुछ भी, उससे उनका जो खुद का इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई एज सच कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, the firm's investment schedule and cash flows are assumed to be constant and perpetual। नेक्स्ट है लास्ट हमारा कि जो भी फर्म का इन्वेस्टमेंट शेड्यूल है और जो भी कैश फ्लो है वो कांस्टेंट एज्यूम किया गया है इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। मींस क्या है, परपेचुअल, कांस्टेंट के साथ साथ परपेचुअल भी है। परपेचुअल हमारा क्या होता है, जो इररिडीमेबल होता है, मीन जिसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता है, या होता भी है तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, मींस मोर देन 20 इयर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमएम हाइपोथेसिस की। एमएम हाइपोथेसिस यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि सबसे पहला जो भी हमारे अजम्पशंस में पॉइंट्स थे वही सब कुछ हमारे क्या हो रहा है, एमएम हाइपोथेसिस में ही आ रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक पॉइंट ये भी था दैट फर्म विल इग्नोर एनी टाइप ऑफ टैक्सेस लाइक कॉर्पोरेट टैक्स और एनी अदर पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी एक सेकंड रुकना बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा डेट में इन्वेस्टमेंट होता है वो इन कंपैरिजन टू इक्विटी लेस एक्सपेंसिव होता है। तो अब जब हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं वहां भी है यही है कि जो भी हमारा डेट होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम डेट के लेवल को इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो भी इंक्रीज होती है, जिससे कहीं ना कहीं फर्म को प्रॉफिट जनरेट होता है, और जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, ठीक है, वो भी इस डेट के लेवल को इंक्रीज करने से वो भी इंक्रीज ही होता है। और एक और चीज, अगर हम डेट के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो भी हमारा इंक्रीज होगा, जिससे हमारा जो कैश फ्लो होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर है, ऐसे केस में क्या होगा, जो भी फर्म के इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी कहीं ना कहीं और ज्यादा अपनी शेयर होल्डिंग के बदले और ज्यादा डिमांड करने का भी एक बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो जो कुछ भी ये सारा कॉन्सेप्ट था कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर या डेट अमाउंट को इंक्रीज करने को लेकर, या ये कहना कि जो भी हमारा डेट है वो कहीं ना कहीं लेस एक्सपेंसिव टू इक्विटी है, ये सब हम कैसे कर सकते हैं। इस अब तुम लोग क्या करो, इस स्ट्रक्चर, इस ग्राफ को देखो। ग्राफ हमारा किसके किसके बीच था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लेवल ऑफ लीवरेज के बीच था। लीवरेज हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारा लीवरेज प्रॉफिट होता है। हमने क्या किया, अगर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी और लीवरेज जो भी फर्म के पास प्रोवाइड हो रहा था फर्म को, उनके बीच अगर हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है,
वो धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद से धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इनफैक्ट जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ डेट है वो हमारे लेवल ऑफ लीवरेज के पैरेलल ही रन कर रहे हैं। मींस ये हमारे एक दूसरे के साथ साथ एक ही स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक टाइम के बाद से हर एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। अब ये जो भी हमने पढ़ा है ग्राफ में, इसका हम डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, उस पर ध्यान दो। ये देखो हमारा मेन जो फॉर्मूला है वो क्या है, Vg इज इक्वल टू Vu प्लस dt। अब Vg क्या है, Vu क्या है और dt क्या है, इस पे ध्यान दो। Vu है हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ अनगियर्ड इकोनॉमी। अनगियर्ड इकोनॉमी क्या होती है, मींस अनगियर्ड इकोनॉमी मींस जो कंपनी है वो फुल्ली इक्विटी फॉर्म है, उसमें किसी भी टाइप की डेट की कोई भी फाइनेंसिंग नहीं है। अब अगर हमने गियर्ड इकोनॉमी की बात करी, दैट मींस वहां पे कहीं ना कहीं डेट भी हमारा शामिल हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है बीईजी, बीईजी इस टर्म का भी यूज होगा। ईजी मींस हमारी जो भी फॉर्म है वो क्या है, इक्विटी में गियर्ड है। ठीक है, अभी ऊपर हमने पढ़ा ना, वीयू हमारी क्या है, अनगियर्ड कंपनी है। जो भी अनगियर्ड है दैट मींस वहां पे जो भी फाइनेंसिंग है वो फुली इक्विटी फाइनेंसिंग है। जो वीईजी है वो इक्विटी फॉर्म है, मींस मार्केट वैल्यू है जो इक्विटी की वो क्या है, एक गियर्ड कंपनी में ही इन्वेस्टेड है। डी हमारा क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है। डी से हमारा डेट होता है जो कि हमारी एक गियर्ड कंपनी के डेट को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वीजी हो गया। वीजी हमारा क्या होता है, ईजी प्लस डी। जी जो होता है हमारा गियर्ड, वो कहाँ से बनता है, इक्विटी गियर्ड प्लस डेट को मिलके ही हमारी एक गियर्ड फॉर्म बनती है। के यू हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन एन अनगियर्ड कंपनी। ठीक, के जी हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ, बोलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अ गियर्ड कंपनी, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब ये जो हमारे सिंबल्स थे इनके आगे ही हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर हम दो फॉर्म्स के बीच की बात करें, और वो दो फॉर्म्स कौन कौन सी है, एक गियर्ड फॉर्म और एक अनगियर्ड फॉर्म, तो जो वैल्यू ऑफ गियर्ड फॉर्म होगी वो क्या करेगी, इन कंपैरिजन टू अनगियर्ड फॉर्म हमेशा एक्सीड करेगी, किससे, एक इक्वल अमाउंट से जो कि गियर्ड फॉर्म के डेट से टैक्स को मल्टीप्लाई करने से प्रोवाइड होगा। अब ये हमारा फॉर्मूला क्या है जो अभी हमने पढ़ रखा था कि बीजी जो हमारी गियर्ड कंपनी है वो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, जो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी है। ठीक है, सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं, वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ अनगियर्ड फर्म प्लस डी हमारा क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इनटू टी मींस टैक्स रेट। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ एन अनगियर्ड फर्म विल बी इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। किसी भी फर्म की जो अनगियर्ड कंपनी होगी उसकी कोई भी फर्म की एक अनगियर्ड जो वैल्यू होगी या अनगियर्ड फर्म की जो मार्केट वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किससे, जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर होगा। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, Vu इज इक्वल टू एस। Vu हमारा क्या है, अनगियर्ड फर्म, एस हमारी क्या है, गियर्ड फर्म की सॉरी शेयर की मार्केट वैल्यू है। अब इस तरीके से हमारी गियर्ड फॉर्म भी हो गई, अनगियर्ड फॉर्म भी हो गई, इक्विटी गियर्ड भी हो गई, डेट गियर्ड भी हो गई। अब जो मेन हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का किसी भी गियर्ड फॉर्म के लिए वो क्या होगा, वो यहाँ दे रखा है, केजी इज इक्वल टू के यू प्लस विद इन ब्रैकेट के यू माइनस के डी इंटू डी अपॉन बीईजी। ठीक है, एक और चीज की हो सकता है, जैसे यहाँ पे गियर्ड फॉर्म को केजी कहा गया है, अनगियर्ड को के यू कहा गया, हो सकता है बुक टू बुक हर एक बुक में सिंबल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो एक बार उसको भी तुम लोग को ये चीज अपने दिमाग में रखनी होगी कि कौन सी हमारी गियर्ड फॉर्म है, कौन सी हमारी अनगियर्ड फॉर्म है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से डिनोशन दे रखे होंगे, तो ये चीज तुम्हें समझनी होगी कि गियर्ड फर्म और अनगियर्ड फर्म की मार्केट वैल्यू या गियर्ड फर्म की जहाँ पे हमारी इक्विटी भी इन्वॉल्व है उसको हम किन किन
वैल्यू से या किन किन क्या बोल सकते हैं, सिंबल से डिनोट करेंगे। क्लियर, इतना क्लियर है? यस मैम। ओके अब देखो, इन जो हमारी अबव एजम्पशंस थे ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा कि इग्नोर करेंगे टैक्स को और डेट हमारा चीपर है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, इन एजम्पशंस पर ही बेस्ड कुछ मींस मिलर और मोदी गिलानी ने कुछ प्रपोजिशंस बनाए थे। वो प्रपोजिशंस क्या थे? ऐसा करते हैं, ये हम नेक्स्ट जो एफएम का लेक्चर होगा वहां पे हम करेंगे, ठीक है? अब आज ही ये जो भी है एमएम हाइपोथेसिस, उसके प्रपोजिशन ज्यादा नहीं है, 2 ही 3 चीजें हैं, वो कंप्लीट करा देंगे। जितना आज बताया है उतना क्लियर है? यस मैम। ओके एक बार अभी जब ये लेक्चर ओवर होगा, फ्री होना, अगर आधे घंटे का भी वक्त मिले एक बार देख जरूर से लेना, ठीक है? क्योंकि अब तक तो हम कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ रहे थे, अब हमें इसी एमएम हाइपोथेसिस में किस तरीके से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं उसको भी देखना होगा, ठीक है? तो एक बार टाइम मिले तो देख लेना, बाकी जो आगे की 3 प्रपोजिशन और assumption या क्रिटिसिज्म है वो सब नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है? यस मैम। ओके ठीक है बच्चों, फिर हम वाइंड अप करते हैं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके बेटा।